at me. Here I am, Deepika Jain, standing in front of you as your accounts educator. How's you all? I hope fit and fine. सब बहुत अच्छे होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे सब बोर्ड पे, क्योंकि अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं। तो बोर्ड में अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए पढ़ाई करना बहुत जरूरी है, और पढ़ने के साथ साथ हमें क्या आना चाहिए, कंसेप्ट भी तो पता होने चाहिए कि अकाउंट्स प्रिपेयर कैसे करने हैं, तभी तो हम मन लगा के पढ़ाई कर पाएंगे। तो आज एक और नए टॉपिक के साथ में आई हूँ आपके सामने, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्या समझाया था, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, कि जब भी कोई पार्टनर बिजनेस से अगर रिटायर्ड हो रहा है या उसकी डेथ हो जाती है तो ऐसे टाइम पे हम गेनिंग रेशियो को कैसे कैलकुलेट करेंगे, या उनके बीच में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लाभदायकता अनुपात क्या होगा। तो अब एक और क्वेश्चन आता है कि एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट क्या सिर्फ गेनिंग रेशियो और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही कैलकुलेट करने होते हैं? तो नहीं, मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में भी ये स्लाइड आपको समझाई थी, एक बार वापस से आपको समझाती हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, 7 मार्क्स का थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपके सामने कई बार आएगा कि एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट या डेथ ऑफ पार्टनर वो कौन-कौन सी बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए थी, व्हिच थिंग्स वी वुड बी कंसीडर एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ द पार्टनर। तो सबसे पहली चीज जो हमें ध्यान में रखनी है, जो हमें कैलकुलेट करनी आनी चाहिए, ascertainment of new profit sharing ratio and gaining ratio. Second, valuation of goodwill. goodwill से रिलेटेड मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है जिसके अंदर मैंने आपको गुडविल क्या होता है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, अकाउंटिंग ऑफ गुडविल, डिफरेंट मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, इससे रिलेटेड मेरे वीडियोस पहले ही बने हुए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनको जरूर देखिएगा ताकि आपको ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का कांसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। देन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। एसेट्स एंड लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन करना, जब भी कोई पार्टनर बिजनेस से जाएगा तो वो सबसे पहले बिजनेस की कंडीशन को देखकर ही अपने अमाउंट को क्लेम करेगा। तो हमें ये देखना होगा कि हमारी एसेट्स एंड लायबिलिटीज राइट नाउ किस वैल्यू पे शो हो रही है। एडजस्टमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट्स एंड लायबिलिटीज, कि बिजनेस से रिलेटेड कहीं कोई ऐसी एसेट्स या लायबिलिटीज तो नहीं है जिसको हम अकाउंट्स में इंक्लूड करना भूल गए हैं, जो हमारी बैलेंस शीट में अभी शो नहीं हो रही है। अगर कोई एसेट्स अनरिकॉर्ड होने से रह गई है तो उसको अब हम रिकॉर्ड करेंगे। एज इट इज कोई लायबिलिटी अगर शो नहीं हो रही है तो उसको भी अभी हमें इंक्लूड करना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, पुरानी जितनी भी लाभ या हानियां हैं, जितने भी प्रॉफिट या लॉस हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट करना बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स। असर्टेनमेंट ऑफ द शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ डेट ऑफ रिटायरमेंट, ये कैलकुलेट करना कि जिस दिन बिजनेस का पार्टनर रिटायर्ड हो रहा है उसका शेयर प्रॉफिट है या लॉस, उसको कितने अमाउंट का नेट हमें पेमेंट करना है। एंड लास्ट, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में आपको 2 पॉइंट्स बहुत अच्छे से समझाए थे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो एंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर। आज का जो टॉपिक है जिस पे हमारी पूरी क्लास बेस्ड होगी वो है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज एंड सेकंड एडजस्टमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो सबसे पहला जो पॉइंट है हमारे लिए वो है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो रिवैल्यूएशन एसेट्स और लायबिलिटीज का करते टाइम हम कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करते हैं? उस टाइम हम इवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, पुनः मूल्यांकन खाते को तैयार करते हैं। ये अकाउंट और कब प्रिपेयर किया जाता है? तो ये सारे अकाउंट हम तब भी प्रिपेयर करते हैं जब हमने किसी पार्टनर को एडमिट किया था। एट द टाइम ऑफ एडमिशन भी हमने एसेट्स और लायबिलिटीज को रिवैल्यूएट किया था, तो अब एट द टाइम ऑफ डेथ भी हम क्या करेंगे? एसेट्स और लायबिलिटीज को रिवैल्यूएट करेंगे। तो एट द टाइम ऑफ डेथ या रिटायरमेंट सबसे पहला जो अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं वो होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट अकाउंट है, चाहे आप एडमिशन करें या रिटायरमेंट, रिवैल्यूएशन तो आपको प्रिपेयर करना ही पड़ेगा, और दोनों जगह ये बिल्कुल सेम तरीके से प्रिपेयर्ड होता
आई है। इस पर्पस को सॉल्व करने के लिए हम क्या प्रिपेयर करते हैं, उनको रिवैल्यूएट करते हैं और इस पर्पस को फुलफिल करने के लिए फर्म जो अकाउंट ओपन करती है उसको कहा जाता है वैल्यूएशन अकाउंट। अब करंट वैल्यू बुक वैल्यू क्या होता है? सपोज दैट आपने एक बैलेंस शीट बनाई जिसमें आपने अपनी एसेट्स में प्लांट की वैल्यू को कितने पे दिखा रखा है, 50,000। ये किस में शो हो रहा है? बैलेंस शीट में। आप मार्केट गए और आपने बोला कि मुझे ये प्लांट बेचना है, तो आपको मार्केट में एक पर्सन ने बोला साहब 45,000 से ज्यादा नहीं मिलेंगे, पूरा मार्केट घूम के आ जाओ, उससे ज्यादा कोई नहीं देगा। आपने सर्वे किया और आपको पता चला कि मैं इस प्लांट को अगर मार्केट में सोल्ड कर रहा हूं तो मुझे 45,000 से ज्यादा नहीं मिलेंगे, यानी मेरे प्लांट की आज की करंट वैल्यू क्या है, 45,000, जबकि हम बैलेंस शीट में 50,000 से शो कर रहे हैं। 5,000 रुपीज से आपका जो प्लांट है वो एक्सेस है, ओवर वैल्यूड है, तो उसको डिक्रीज भी तो करना पड़ेगा ताकि आपकी बैलेंस शीट में आपके प्लांट की करेक्ट वैल्यू शो हो सके। तो इस पर्पस के लिए यानी एसेट्स और लायबिलिटीज को उनकी करंट वैल्यू पे शो करने के लिए हम जो अकाउंट प्रिपेयर करते हैं वो अकाउंट कौन सा कहलाता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, यानी कि पुनर्मूल्यांकन खाता। पुनर्मूल्यांकन खाता या रिवैल्यूएशन अकाउंट को प्रिपेयर करते टाइम हम कौन कौन सी जर्नल एंट्रीज करेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है हमारे सामने कि जब भी कोई पार्टनर बिजनेस से रिटायर्ड होता है या उसकी डेथ हो जाती है और हमसे क्वेश्चन ये कहता है प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पुनर्मूल्यांकन खाते को तैयार कीजिए, तो पुनर्मूल्यांकन खाते को तैयार करते टाइम जर्नल एंट्रीज कौन कौन सी करनी है? तो अगर आपकी एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है तो हम जर्नल एंट्री क्या करेंगे, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट गेन। क्वेश्चन ये आता है मैम एसेट्स को डेबिट क्यों किया? तो नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट, इन तीनों के अपने रूल्स होते हैं। तो एसेट्स किस में आती हैं? एसेट्स आती हैं रियल अकाउंट में। एसेट्स पे कौन से अकाउंट का गोल्डन रूल अप्लाई होता है? एसेट्स पे रियल अकाउंट का नॉमिनल या गोल्डन रूल अप्लाई होता है। The things come in the business is debit and the things goes in the business is credit. Revaluation कौन सा अकाउंट है? Revaluation है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल है? All the profit and incomes are credit and losses and expenditure are debit. तो things, assets की वैल्यू अगर इंक्रीज हुई, मेरे पास में कोई प्लांट ही था, चलिए मान लीजिए जो बुक में दिखा रहे थे 50,000 का, मार्केट वैल्यू या करंट वैल्यू उसकी आई 60,000 रुपए, 10,000 रुपए ज्यादा हो गए, आपके एसेट्स की इंक्रीज हो रही है, यानी 10,000 रुपए से आपकी एसेट्स बढ़ रही है, तो एसेट्स क्या होंगी, डेबिट। प्रॉफिट हुआ 10,000 रुपए से बढ़ गई, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्यों? क्योंकि सारे प्रॉफिट और इनकम को हम क्या करते हैं, क्रेडिट, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवर्स एंट्री, अगर प्लांट 50,000 का था और करंट वैल्यू 60,000 की जगह पर कितनी आई, 40,000, लॉस हो गया 10,000 रुपीज का, तब हम क्या एंट्री करेंगे, ऑल द लॉसेस एंड एक्सपेंडिचर आर डेबिट, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू असेट्स, क्योंकि आपकी एसेट्स डिक्रीज हो रही है, आपको लॉस हो रहा है, तो हम अमाउंट क्या लिखेंगे, 10,000, रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम 10,000 रुपीज से डेबिट कर देंगे। तो कंसेप्ट समझ में आया? एट द टाइम ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो एसेट्स इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। अगर एसेट्स अनचेंज रहती है, अनचेंज रहने का मतलब आपकी करंट वैल्यू भी कितनी आ रही है, 50,000, ऐसे टाइम पे रिवैल्यूएशन अकाउंट में कोई एंट्री नहीं होगी। रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम एंट्री कब फ्रेम करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट में एंट्री तभी फ्रेम की जाती है या तो आपकी एसेट्स इंक्रीज होगी या उतने ही अमाउंट से आपकी एसेट्स को हम
डिक्रीज करेंगे। एज इट इज, जैसे हम एसेट्स को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं वैसे ही हमें किसको इंक्रीज या डिक्रीज करना है, लायबिलिटीज को। एसेट्स को इंक्रीज और डिक्रीज करने के साथ साथ हम लायबिलिटीज को भी इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे। तो अगर आपकी लायबिलिटीज डिक्रीज होती है तो हम लायबिलिटीज को क्या करेंगे, क्रेडिट, क्योंकि लायबिलिटीज का इंक्रीज होना भी हमारे लिए लॉस है। सपोज दैट कोई क्रेडिटर्स थे जो आपकी बुक वैल्यू में पड़े हुए थे 50,000 रुपए से, आपको लगता था कि आपको सिर्फ 50,000 रुपीज का पेमेंट करना है, जबकि जब आप रिवैल्यूएशन पर आए क्रेडिटर्स ने आपसे क्या कहा, हमारी करंट वैल्यू सर 80,000 रुपए है, हम आपसे 50,000 नहीं कितना मांगते हैं 80,000, तो आपके लिए 30,000 रुपीज का क्या हो जाएगा, लॉस। तो ऑल द लॉसेस आर डेबिट। तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे और क्रेडिट किसको करेंगे, टू द लायबिलिटी। रिवर्स एंट्री, अगर आपके लायबिलिटीज डिक्रीज हो रही हैं, यानी कि जो क्रेडिटर्स आपके 50,000 रुपीज के थे वो आपसे को कहते हैं कि हम आपसे सिर्फ 30,000 रुपीज मांग रहे हैं, 20,000 रुपीज का तो हमने आपको क्या दे दिया है, डिस्काउंट दे दिया है, प्रॉफिट हो गया। जटे 50,000 पेमेंट करनी हो तो बटे कितने करने हैं, 30,000 रुपीज का, यानी जहां आप 50,000 रुपीज का पेमेंट कर रहे थे वहां आपको सिर्फ 30,000 रुपीज का पेमेंट करना है, प्रॉफिट है, सीधा सीधा मुनाफा हो रहा है, हमें गेन हो रहा है 20,000 का। तो जब भी गेन होगा, गेन क्या होगा, क्रेडिट, तो हम डेबिट किसको कर देंगे, लायबिलिटीज को। लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 20,000। कंसेप्ट आया समझ में। एसेट से जस्ट रिवर्स, अगर लायबिलिटीज इंक्रीज होंगी तो हम उनको क्या करेंगे, क्रेडिट, और लायबिलिटीज अगर डिक्रीज होंगी तो उनको हम डेबिट करेंगे। एज इट इज, अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स या लायबिलिटी रह जाती है, जब मैंने क्लास को स्टार्ट किया था तब हमने 2 पॉइंट पढ़े थे। फर्स्ट, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज एंड एडजस्टमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट्स एंड लायबिलिटीज। अनरिकॉर्डेड एसेट्स और लायबिलिटीज का हमको क्या करना है, रिवैल्यूएशन करना है। अनरिकॉर्डेड क्या हो सकती है, या तो एसेट्स होगी आपके पास में या फिर लायबिलिटीज। तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स या लायबिलिटीज के केस में हम क्या करें, तो अगर अनरिकॉर्डेड एसेट्स है तो एसेट्स डेफिनेटली इंक्रीज होगी। ऐसी कोई एसेट जिसको अभी तक आपने अपनी बैलेंस शीट में इंक्लूड ही नहीं किया है तो आप तो इंक्लूड करो। तो जैसे ही आप उसको इंक्लूड करोगे आपकी एसेट्स क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और हम एंट्री क्या करेंगे, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अगर कोई लायबिलिटीज अनरिकॉर्डेड है तो वो हमारे लिए लॉस होगा, तो हम क्या एंट्री करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी। अनरिकॉर्डेड एसेट्स, बिजनेस में नई एसेट्स आएगी, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, लायबिलिटीज आएगी तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज। इसके बाद इसको हम अगर अकाउंट फॉर्मेट में देखें तो अकाउंट फॉर्मेट में देखने के लिए हमें एक चीज और भी ध्यान में रखनी होती है, वो होती है कि रिवैल्यूएशन करने पर हमें या तो प्रॉफिट होगा या क्या होगी, लॉस। एट द टाइम जब भी हम रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे आपको रिवैल्यूएशन से क्या होने वाली है, प्रॉफिट या लॉस। इस प्रॉफिट या लॉस को हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं, इस प्रॉफिट या लॉस को हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। यानी जब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे उसका क्लोजिंग बैलेंस या तो टू पार्टनर्स कैपिटल या बाय पार्टनर्स कैपिटल से क्या होगा, क्लोज्ड होगा। और जर्नल एंट्री, प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट्स होते हैं और ये प्रॉफिट किनको मिलेंगे, ये प्रॉफिट पार्टनर्स को मिलेंगे।
तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, जितने पुराने पार्टनर्स थे यानी कि ए, बी और सी, सपोज दैट सी रिटायर्ड पे हो जाता है तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट सी को भी मिलेगा क्योंकि सी ओल्ड पार्टनर है। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स किस रेशियो में जाएगा? ये ओल्ड रेशियो में, यानी रिवैल्यूएशन पे जो भी प्रॉफिट होता है उसको ओल्ड पार्टनर्स किस रेशियो में लेते हैं? अपने ओल्ड रेशियो में लेते हैं। फॉर द ट्रांसफरिंग द लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, अगर आपको रिवैल्यूएशन पर कोई लॉस हो जाती है तब हम क्या एंट्री करेंगे? तब हमारी एंट्री हो जाएगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, और लॉस को हम भी किस रेशियो में डालेंगे? ओल्ड रेशियो में, यानी कि रिवैल्यूएशन पे जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसको कौन बियर करेगा? उसको ओल्ड पार्टनर्स बियर करेंगे। और किस रेशियो में बियर करेंगे? ओल्ड रेशियो में प्रिपेयर करेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट, अभी हमने जो जर्नल एंट्रीज की थी, अगर उन जर्नल एंट्रीज को हम अकाउंट फॉर्म में लेजर में पोस्ट करते हैं तो वो किस तरीके से शो होगा? एग्जाम में 80% चांसेस है कि वो आपसे डायरेक्ट क्या प्रिपेयर कराएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करवाएगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम कैसे प्रिपेयर करें? तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को प्रिपेयर करते टाइम हमें ध्यान में रखना है, हमने फर्स्ट एंट्री क्या की थी? एसेट्स अगर इंक्रीज होती हैं तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, तो रिवैल्यूएशन में क्या आ जाएगा? बाय इंक्रीज इन एसेट्स, एसेट्स अगर इंक्रीज होंगी तो इंक्रीज इन एसेट्स कहां आएंगी? बाय साइड में। रिवर्स एंट्री हमने क्या पढ़ी थी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, अगर एसेट्स डिक्रीज होती हैं तो टू डिक्रीज इन एसेट्स। जस्ट रिवर्स, अगर लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही है, लॉस हो रहा है तो इंक्रीज इन लायबिलिटीज, बाय साइड में रिवर्स एंट्री, अगर लायबिलिटीज डिक्रीज हो रही है तो डिक्रीज इन लायबिलिटीज। कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स आपके बिजनेस में आती है तो बाय अनरिकॉर्डेड एसेट्स, कोई लायबिलिटीज आएगी तो टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज। जो डिफरेंस होगा वो या तो टू पार्टनर्स कैपिटल या बाय पार्टनर्स कैपिटल से क्लोज होगा, एक साथ दोनों नहीं आएंगे। यानी आप कभी भी क्वेश्चन में टू पार्टनर्स कैपिटल और बाय पार्टनर्स कैपिटल नहीं लिख सकते। टू पार्टनर्स कैपिटल कब आएगा? जब आपको रिवैल्यूएशन पर प्रॉफिट होता है, और अगर रिवैल्यूएशन के टाइम पे लॉस हो रही है तो हम क्या लिखेंगे? बाय पार्टनर्स कैपिटल। ये तो टेक्निकल एस्पेक्ट्स था रिवैल्यूएशन अकाउंट को प्रिपेयर करने का। एग्जाम में हम क्या करें? तो एग्जाम में एक शॉर्ट ट्रिक समझाती हूँ जिसके थ्रू आप रिवैल्यूएशन को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। दो साइड होती है आपके पास, डेबिट और क्रेडिट, प्लस का साइन, माइनस का साइन और फिर रिवर्स साइन, माइनस प्लस। ये तो प्रिपेयर कर सकते हो, प्लस माइनस, माइनस और प्लस। इसके यहाँ पर मैंने एक जगह पे लिख दिया लायबिलिटीज और इस जगह पे क्या लिख दिया? असेट्स। अब आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है? एल किसके लिए स्टैंड करता है? एल स्टैंड कर रहा है लायबिलिटीज के लिए। लायबिलिटीज अगर इंक्रीज हो रही हैं तो हमें कहाँ लिखना है? डेबिट साइड में। लायबिलिटीज अगर डिक्रीज हो रही हैं यानी माइनस हो रही हैं तो हमें किस साइड में लिखना है? क्रेडिट साइड में। एसेट्स अगर डिक्रीज होगी तो डेबिट, एसेट्स अगर इंक्रीज होगी तो क्रेडिट। तो इन प्लस माइनस और माइनस प्लस के साइन को देख करके आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट कभी भी गलत प्रिपेयर नहीं होगा। प्लस का साइन मतलब इंक्रीज, माइनस का साइन मतलब डिक्रीज्ड। एल लिखा हुआ आगे यानी कि लायबिलिटीज में प्लस करना है अगर डेबिट साइड में लिखना है, अगर वो इंक्रीज हो जाएंगी। क्रेडिट साइड में लिखना है अगर वो डिक्रीज्ड हो रही है। एसेट्स में पहले माइनस का साइन है यानी अगर एसेट्स जो है वो आपकी डिक्रीज हो रही है तो डेबिट साइड में, एसेट्स अगर इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट साइड में। एक क्वेश्चन करके देखते हैं ताकि हमारे ये कंसेप्ट और अच्छे से
पार्टनर्स हैं कौन कौन, मिताली, इंदु और गीता आर द पार्टनर्स। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका दे रखा है 3:2:1 respectively. On 31st March 2007 there the balance sheet was as under. 31st March 2007 को उनकी बैलेंस शीट के क्या स्टेटस था? क्रेडिटर्स स्टैंड कर रहे थे 55,000 से, रिजर्व फंड थे 30,000 से। तीनों की कैपिटल आपको दे रखी है 150, 125 और 75 और टोटल ऑफ बैलेंस शीट था बिकम 4,35,000 रुपीज। एसेट साइड की बात करें तो एसेट साइड में गुडविल का अमाउंट था 25, बिल्डिंग 1 लाख, पेटेंट्स 30, मशीनरी 150, स्टॉक 50, डेटर्स 40 और कैश अकाउंट भी 40 रुपीज थे। गीता रिटायर्स, कौन रिटायर्ड हो गई है बिजनेस से? गीता। On the above date, it was agreed to machinery valued at 1,40,000. इस दिन आपकी मशीनरी की जो मार्केट वैल्यू थी वो कितने रुपीस थी? 1,40,000। यहाँ पे देखिए बैलेंस शीट में कितने से शो रखी है? 150 से। यानी आपकी एसेट्स, आपकी जो मशीनरी है उसकी वैल्यू कितने से डिक्रीज करनी है आपको? 10,000 रुपीज से। वहीं जो पेटेंट्स है एंड बिल्डिंग्स उनका अमाउंट कितना है? 40,000 एंड 125। बैलेंस शीट में चेक करो दोनों को फटाफट। पेटेंट्स का अमाउंट यहाँ पे कितना दे रखा है? 30,000 और अब कितना हो गया है? 40,000। कितना इंक्रीज हुआ है? 10,000 रुपीज से। बिल्डिंग्स का अमाउंट बैलेंस शीट में था 1 लाख रुपीज और राइट नाउ कितने की है? 125 की। यानी पेटेंट और बिल्डिंग दोनों क्या हुए हैं? इंक्रीज। रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर द रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो मैं यहाँ पे क्या प्रिपेयर कर रही हूँ? रिवैल्यूएशन अकाउंट। मैंने यहाँ पर फिर से साइन अप्लाई कर दिया, डेबिट, क्रेडिट, प्लस, माइनस, माइनस, प्लस, लायबिलिटीज और एसेट्स। अब देखो मुझे लायबिलिटीज वाला तो कंसेप्ट पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि लायबिलिटीज का तो कोई एडजस्टमेंट दे ही नहीं रखा। मुझे सिर्फ किसको ध्यान रखना है? एसेट्स को। तो सबसे पहली एसेट उसने क्या दी थी वहां पर? आप वापस से चेक करो। सबसे पहले उसने बोला मशीनरी की वैल्यू 140 हो गई है। बैलेंस शीट में कितने से गिवन है? बैलेंस शीट में गिवन है 1,50,000 से। कम हो गई वैल्यू? शॉर्ट ट्रिक देखो, माइनस हुई वैल्यू। 150 से 140 रह गई है, माइनस हो रहा है। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? 2 मशीनरी अकाउंट। बैलेंस शीट की वैल्यू थी 1,50,000 रुपीज माइनस करंट वैल्यू कितनी आई आपके सामने? 1,40,000, 10,000 रुपीज। नेक्स्ट बाकी दो चीजों को देखो वहां पे जाके वापस। पेटेंट्स 140,000 हुए हैं और बिल्डिंग 125। 1 लाख से 125 और 30 से 40 दोनों ही अमाउंट क्या हो रहे हैं? इंक्रीज्ड। प्लस का साइन कहां पे लगाया है? क्रेडिट साइड में। दैट मींस अगर इंक्रीज होगी तो यहां पर आपको नोट करना है। तो सबसे पहला पेटेंट्स करंट वैल्यू कितनी है? 40, बुक वैल्यू थी 30, 10,000 रुपीज से इंक्रीज्ड बाय बिल्डिंग। बिल्डिंग की करंट वैल्यू बोला है उसने 1,25,000, बुक वैल्यू थी 1 लाख, कितने से इंक्रीज हो गई? 25,000 रुपीज से। मैंने आपको क्या समझाया था? इसका जो भी बैलेंस है वो किससे क्लोज होगा? या तो टू पार्टनर्स कैपिटल या बाय पार्टनर्स कैपिटल। देखने से बिल्कुल क्लियर पता चल रहा है
क्रेडिट साइड की टोटल हो रही है आपके 35,000, जबकि डेबिट में सिर्फ 10,000 है। तो जो डिफरेंस है वो किस साइड आ रहा है, डेबिट में। तो डेबिट में हम क्या लिख देंगे, टू पार्टनर्स कैपिटल। बैलेंसिंग फिगर, कितना बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, 35 में से 10,000 लेस किया 25,000। इस 25,000 को ओल्ड पार्टनर्स किस रेशियो में लेंगे, इन देयर ओल्ड रेशियो। तो ओल्ड में देखिए कौन कौन है पार्टनर, मिताली, इंदु और गीता। किस रेशियो में ले रहे हैं, 3:2:1 के रेशियो में। वन के रेशियो में आप डिस्ट्रीब्यूट करिए। कौन कौन है, मिताली, सबसे पहला नाम था मिताली, इंदु और गीता। किस रेशियो में ले रहे हैं, 5:3:2 के रेशियो में। 25,000 इंटू 5, सॉरी रेशियो क्या था इनका, 3:2:1। तो 25,000 इंटू 3/6, 25,000 इंटू 2/6 एंड 25,000 इंटू 1/6। सॉल्व करेंगे इसको तो क्या अमाउंट आएगा आपके पास में, देखो 3 से 3 1 जा 1 और 3 2 जा 6, 12,500, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। सॉल्व करेंगे तो क्या अमाउंट आ जाएगा आपके पास में, 7,500 और नेक्स्ट में 5,000 रुपीज। और टोटल हो जाएगा यहाँ पे आपका कितना, टोटल हो जाएगा 35,000। तो कंसेप्ट समझ में आया, हाउ टू प्रिपेयर इवैल्यूएशन अकाउंट। इवैल्यूएशन अकाउंट को किस तरीके से प्रिपेयर करना है, कौन कौन सी बातें हैं जो इवैल्यूएशन अकाउंट को प्रिपेयर करते टाइम हमें ध्यान में रखनी है। बहुत बार एक एडवाइस दी है, वापस से दे रही हूँ कि जब भी हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे हम कैलकुलेटर को यूज नहीं करेंगे, बिकॉज बोर्ड में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। आपको सारी कैलकुलेशन मैन्युअली यानी कि खुद करनी होगी, तब आप नहीं कर पाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस है आपके लिए कि हम जितना क्वेश्चंस को खुद सॉल्व करने का ट्राई करेंगे उतना हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का कंसेप्ट, जितनी भी एसेट्स इंक्रीज या डिक्रीज होंगी उनकी एंट्री हम किस में करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। अगर इसकी जर्नल एंट्रीज की बात करें तो मैं इसके अकाउंट से ही इसकी जर्नल एंट्रीज अगर आपको प्रिपेयर करके बताऊं तो क्या एंट्रीज होंगी। सबसे पहली एंट्री, मशीनरी आपकी डिक्रीज हुई है तो हम क्या एंट्री कर रहे हैं, हम एंट्री कर रहे हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट को हमने डेबिट किया 10,000 रुपीज से टू मशीनरी। सेकेंड एंट्री, आपके दो अमाउंट इंक्रीज हुए, कौन कौन सा एसेट्स इंक्रीज हुई, पेटेंट्स अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट,
से और इवैल्यूएशन पूरा कितने से क्रेडिट हो गया 35,000 से। यही एंट्रीज मैंने यहाँ पर पोस्ट की है टू मशीनरी और बाय पेटेंट्स एंड बाय बिल्डिंग अकाउंट। अगर आपको किसी का अकाउंट बनाना आता है तो आप अकाउंट से जर्नल एंट्रीज फॉर्म कर सकते हैं, या जर्नल एंट्रीज बहुत अच्छे से आती है तो उसकी रिवैल्यूएशन या उसकी पोस्टिंग करना बहुत इजी होता है। इसका जो डिफरेंस है वो किससे क्लोज हो रहा है, टू पार्टनर्स या बाय पार्टनर्स है। तो लास्ट एंट्री में मैं आपको बता दूं हमने क्या पढ़ी थी, अगर प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट किसको जाता है, पार्टनर्स को। और हम क्या जनरल एंट्री फॉर्म करते हैं, हम जनरल एंट्री फॉर्म करते थे इवैल्यूएशन टू तीनों पार्टनर M टू I और टू G's कैपिटल। ये इसकी क्या हो रही है जनरल एंट्रीज। कितना प्रॉफिट हुआ है आपको रिवैल्यूएशन पे 25,000 का, 12.5, 7.5 और 5। तो आज हमने सीखा कि हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है रिवैल्यूएशन अकाउंट, आपको अच्छे से आना चाहिए। आप किसी भी बोर्ड से हो, सीबीएसई बोर्ड से हो या एनसीईआरटी बोर्ड से या आरबीएसई बोर्ड से, रिवैल्यूएशन का कंसेप्ट कहीं चेंज नहीं होगा। और रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको नॉट ओनली एट द टाइम ऑफ डेथ, एडमिशन के टाइम पे भी प्रिपेयर करना है, और रूल्स एंड रेगुलेशंस दोनों के सेम है। यानी एडमिशन और रिटायरमेंट के टाइम पे रिवैल्यूएशन अकाउंट का कंसेप्ट चेंज नहीं होता है। दोनों जगह दोनों चैप्टर में आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। और मैंने पहले भी बताया था रिवैल्यूएशन या एडमिशन और रिटायरमेंट एंड एडमिशन, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बोर्ड में मैक्सिमम मार्क का स्कोर देते हैं, यानी सबसे हाईएस्ट मार्क का क्वेश्चन या तो रिवैल्यूएशन मतलब या तो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का आता है या एडमिशन ऑफ पार्टनर का आता है। तो बोर्ड में अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए हमें रिटायरमेंट या डेथ ऑफ पार्टनर बहुत अच्छे से आना चाहिए। आज के टॉपिक पे कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन पे जरूर लिखिए, मैं डेफिनेटली एज सून एज पॉसिबल होगा उसको सॉल्व करने का ट्राई करूंगी। तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को कैसे प्रिपेयर करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ में, जहां पर हम और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर से रिलेटेड जो रिमेनिंग पॉइंट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि अनएक्यूमुलेटेड जो लॉसेस हैं या प्रॉफिट या एक्यूमुलेटेड लॉसेस उनको हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे प्रिपेयर करेंगे, बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर करेंगे। ये सारी कैलकुलेशन हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक ऐसे ही मन लगाकर पढ़ते रहिए और मेरे साथ बने रहिए। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू so much.